हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही शानदार स्कोर करना चाहते हैं और आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही वीक है, तो आज का यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए कंपलसरी है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इसे आपको अपेयर करना ही पड़ेगा और ये पेपर सबसे पहला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आंसर्स आपको किस प्रकार करना चाहिए, कैसे आप अगर आंसर करेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है यानी कि आपका जो आंसर्स है वो ज्यादा से ज्यादा करेक्ट होने का चांस है। इसी चीज को आज एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमने इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लिया है। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसी को हम सोल्व करेंगे, ताकि आपको पता लगे किस प्रकार करने से एग्जामिनेशन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर होगा और आपका जो समय है ये भी बचेगा। तो चलिए हम बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्प्रिहेंशन का आंसर्स करेंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पर चले जाना है। ये आप देख सकते हैं पार्ट ए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि सेक्शन ए में आता है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पर सीधा चले जाएंगे। आमतौर पे जब भी आप और हम कभी भी कॉम्प्रिहेंशन का आंसर करने का प्रयास करते हैं, पहले हम पैराग्राफ को डिटेल में स्टडी करते हैं और उसी में सारा का सारा समय गवा बैठते हैं। बाद में जब हम क्वेश्चंस में जाते हैं फिर हमें इधर उधर करना पड़ता है, फिर आकर के पैराग्राफ में मिलान करना पड़ता है। तो एक ही काम को हम 2 बार 3 बार हमें करना पड़ता है, यानी कि रीड करना पड़ता है। अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपके लिए लेकिन ये आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है फेजेस मेक कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डैश। तो हम क्या करेंगे, फेज के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल कहाँ है वो देखेंगे। चलिए बहुत ही संक्षेप में पैराग्राफ्स दिया जाता है, सीटेड जैसा नहीं दिया रहता है, ठीक है। सीटेड से थोड़ा आसान ही हम बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेक्टोरी ऑफ फेजेस यूजुअली रेफर टू सिंपली एज फेजेस। वेक्टोरी ऑफ फेजेस को फेज कहा जाता है। यहाँ ये बता रहा है आर viruses that invade bacteria and seize their genetic material to make copies of themselves। तो यहाँ हमने पा लिया है कि ये वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से ही क्या करता है, कॉपी करता है। तो बैक्टीरिया इसका सही जवाब होगा। ये देखिए हमने पा लिया है। तो कौन सी ऑप्शन में बैक्टीरिया है, ऑप्शन ए में है वायरस, तो वायरस तो नहीं है क्योंकि ये फेज एक वायरस है। ऑप्शन 2 में है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन 3 में है माइक्रोब, माइक्रोब भी हमने नहीं पाया। ऑप्शन 4 में है फंगस, फंगस भी हमने नहीं पाया। देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बैक्टीरियल माइक्रोबायोम इन द गट इज बैलेंस्ड बाय। तो अभी हमें बैक्टीरियल माइक्रोबायोम के बारे में पढ़ना है, गट के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरियल माइक्रोबायोम के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, द ह्यूमन गट कंटेन्स ए लार्ज कलेक्शन ऑफ वायरसेस, द फेजियोम, क्या कहते हैं उसे, फेजियोम कहते हैं, which balances the bacterial microbiome by killing the bad bacteria and allowing good bacteria to thrive। तो यहाँ हमने पा लिया है। चलिए बैलेंस करने के लिए क्या करता है, ये बैलेंस करने के लिए जो खराब बैक्टीरिया है उनको मार देता है और जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको रखने को देता है। तो यहाँ हमने पा लिया, इसका सही जवाब हो जाएगा फेजियोम, क्योंकि फेजियोम के बारे में हमने अभी अभी पढ़ के आया है। बैलेंस बनाने के लिए फेजियोम का ही क्या किया जाता है, यहाँ बैलेंस ठीक करने का काम करता है फेजियोम। तो वायरस भी नहीं है, माइक्रोब भी नहीं है और पीएच इन द गट ये भी नहीं है। देखा कितना आसानी से हमने निकाल लिया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा चालाकी के साथ, ठीक है। अगर आप समझने में देर कर देते हैं तो आपको दिक्कत होगा। यह साइंस से एक बैक्टीरिया रिलेटेड पैराग्राफ दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका मन में ये
सवाल पैदा हुआ होगा कि भाई आपने तो पढ़ के आया है और आप आकर के आसानी से बता रहे हैं। देखिए मैं एकदम विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूँ, मैंने उतना पढ़ा उड़ा नहीं है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आप कोई भी लेकर के पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2013 का 17 का भी आप लेकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 में है बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉयज। बैक्टीरियोफेज किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? ऑप्शन 1 में है बैक्टीरियम, ऑप्शन 2 में है फंगस, ऑप्शन 3 में है वर्म्स, ऑप्शन 4 में है वायरस। चलिए हम खोजते हैं और बैक्टीरियोफेज कहाँ है, चलिए हम देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज किसे डिस्ट्रॉय करता है, मारता है। देखिए बैक्टीरियोफेज किसे मारता है, चलिए हम खोजते हैं। याद रखिएगा जो कीवर्ड्स है ना उनको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑलरेडी ये हमने पाया है, बैक्टीरियल माइक्रोबायोम बाय किलिंग द बैड बैक्टीरिया एंड अलाउइंग गुड बैक्टीरिया टू थ्राइव as efficient gene delivery agents. Phages also help bacteria by bringing them new genes. The amazing ingenuity of nature in this balancing of contending forces in the microbial world protects us from harm. यानी कि क्षति से हमें बचाने का कार्य भी करता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियम होगा इसका सही जवाब। चलिए मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ ये बैक्टीरियम कहाँ हमने पाया। ये देखिए बहुत आसानी से आप इन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ करके निकाल सकते हैं। देखिए ये बैक्टीरियम कहाँ है, याद रखिएगा बैक्टीरिया प्लूरल नंबर है और बैक्टीरियम है सिंगुलर नंबर। एक ही बैक्टीरिया का सेल जब पाया जाता है तो उसे बैक्टीरियम कहा जाता है। ये देखिए यहाँ है द रिजल्टिंग ब्रॉड एस्केप्स फ्रॉम द बैक्टीरियम बाय डिस्ट्रॉइंग इट। तो कहाँ से डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियम से, तो बैक्टीरियम हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। थर्ड लाइन पे ही है। प्रयास कीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इनको ऊपर देखने का, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डैश डिलीवर न्यू जेन्स टू बैक्टीरिया। अभी हमने इसे पढ़ा है, क्या करता है, डिलीवर करता है नया एजेंट्स को। कौन सा, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसे पा सकते हैं। एज एफिशिएंट जीन डिलीवरी एजेंट्स फेजेस हेल्प। कौन हेल्प करता है, फेज हेल्प करता है। तो चलिए फेज का ऑप्शंस में मौजूद होना चाहिए। ऑप्शन पे फेज मौजूद है 4 नंबर ऑप्शन पे, देयरफॉर ऑप्शन 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ ये देखो ऑप्शन 1 में है न्यूट्रिएंट्स भी हमने नहीं पाया, इसके साथ साथ पैथोजन भी हमने नहीं पाया, माइक्रोब्स भी हमने नहीं पाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 द अमेजिंग इंजेन्युइटी ऑफ नेचर। हियर अमेजिंग इज द, आपको बताना है ये जो सेंटेंस है प्रकृति का प्रतिभा या फिर सरल नियम, जो कि बहुत ही अद्भुत है, प्रकृति का अद्भुत नियम। यहाँ अमेजिंग, ये प्रकृति क्या है, नाउन है। प्रकृति को मॉडिफाई करने के लिए, प्रकृति को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो अमेजिंग शब्द है ये यूज़ किया गया है, इसीलिए ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव। ऑप्शन 3 होगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए इंजेन्युइटी ऑफ नेचर इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है ये जो लाइन है, ये जो वाक्यांश है, इंजेन्युइटी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का प्रतिभा या फिर प्रकृति का सरल नियम या फिर सरलता, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 है एलिटरेशन। देखो ये एलिटरेशन नहीं है। एलिटरेशन किसे कहते हैं? जहां बार बार रिपीट होता है एक शब्द, रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड्स। शुरुआती साउंड जब बार बार एक सेंटेंस में रिपीट होता है, तो ऐसा तो कोई रिपीट यहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। रिपीट होने से एलिटरेशन होगा, ये फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन 2 में है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब एक चीज़ में प्राण नहीं है, लेकिन उसको हम ह्यूमन ट्रेट जब देते हैं, एकदम प्राण विहीन वस्तु को प्राणशील वस्तु में जब कन्वर्ट करके लेखक कवि प्रेजेंट करते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य जैसा बना देते हैं जब और कोई चीज़ को, वस्तु को, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही जवाब। गिविंग ह्यूमन ट्रेट, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, आप याद रखिएगा। हाइपरबोल का मतलब है जहां एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसे हाईलाइट करने के लिए, उसे फोकस करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए जब ज़्यादा एक्सैजरेट करके, बड़ा चढ़ा करके बोला जाता है, तो उसे हाइपरबोल बोला जाता है। इसके बाद देखो ऑप्शन पे है मेटाफोर। मेटाफोर दो अलग अलग चीज़ों में डायरेक्ट तुलना, उसे मेटाफोर कहा जाता है। दो बिल्कुल अलग एंटिटी का चीज़ है, लेकिन उन दोनों पे जब कंपेयर किया जाएगा डायरेक्टली, तब उसे मेटाफोर कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन 4 भी इसका सही जवाब नहीं होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द रिस्क
ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय, किस प्रकार इन्फ्लेमेटरी बाउल का जो बीमारी है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये कहाँ लिखा है, चलिए ये लास्ट वाला पार्ट में है शायद। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, फटाफट हम क्या करेंगे, स्किमिंग का सहारा लेंगे। एक एक लाइन को हम नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आंखों के सहारे से पढ़ेंगे, मुंह से नहीं बोल बोल के पढ़ेंगे बच्चों जैसा। द लोअर डाइवर्सिटी ऑफ द फेजियोम इन आवर बॉडीज द ग्रेटर द रिस्क ऑफ डिजीजेस लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस एंड कोलोरेक्टल कैंसर. There are good phases and bad phases. High levels of diversity assume the dominance of good phases, like the microbiome phase. Population is responsive to environmental factors like composition of our diet, drinking water quality, tobacco and alcohol consumption. तो हमने पा लिया यहाँ कि किस प्रकार ये जो बीमारी है इसको कम किया जा सकता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन 1 में बता रहा लो लेवल डाइवर्सिटी ऑफ द फेजियोम, इससे क्या होता है, बढ़ जाएगा। ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ये बढ़ जाएगा, ये सही जवाब नहीं होगा। इसके बाद है हाई लेवल डाइवर्सिटी ऑफ गुड फेजेस। यस, हाई लेवल डाइवर्सिटी ऑफ गुड फेजेस, गुड फेजेस यानी कि अच्छा बैक्टीरिया जब रहेगा तब ये रिस्क क्या होगा, कमेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखो 8। व्हाई डज द ऑथर से दैट इंडिया शुड सर्च फॉर फेजेस, किस लिए लेखक कहते हैं कि हमारे देश को भी फेज को सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो इसका भी सही जवाब कहाँ है, लास्ट पैराग्राफ पर है शायद। चलिए अभी अभी हमने देखा था, ये देखिए फेजेस के बारे में यहाँ बताया गया है। फेजेस अराउंड इन प्लेसेस वेयर बैक्टीरिया ग्रो, व्हाट एवर गार्बेज, waste, human and animal excreta. Many countries are now actively hunting for phages, hoping to counter antimicrobial resistance, which is predicted to kill 40 million persons by 2050. India too must use its scientific agencies and research institutions to search for friendly phages amidst इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ लैंड एंड वाटर। ये देखिए यहाँ बताया गया है कि कुछ गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, नहीं तो 2050 में ये बहुत सारे बिलियनों लोगों को मार देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 1 में है टू फाइट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये हमने ज़रूर पाया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फाइट करने के लिए हमें ये रिसर्च अनुसंधान करना चाहिए। ऑप्शन 2 है टू फाइट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को भी मारने के लिए हमें इस प्रकार अनुसंधान करना चाहिए। तो 1 और 2 इसका सही बात है, अभी अभी हमने पढ़ के आया है। ऑप्शन 3 में जो है टू डेवलप एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 9। फेजेस आर फाउंड इन वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। फेजेस को वेस्ट वाटर यानी कि जो गंदी पानी है इसमें क्यों पाया जाता है। ऑप्शन 1 वायरस, ऑप्शन 2 माइक्रोब्स, ऑप्शन 3 बैक्टीरिया, ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, क्योंकि फेजेस वेस्ट वाटर में पाया जाता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है, बैक्टीरिया होने के कारण ये फेजेस बनते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द अबव पैसेज। ये जो ऊपर का पैसेज है इसका मेन थीम क्या है। ऑप्शन 1 वर्चुअस वायरसेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने वायरस का जो उपकारिता है, वायरस जो मदद कर सकता है उसके बारे में पढ़ा है, तो ये भी सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन 2 में है ड्रग रेसिस्टेंस, देखो ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में नहीं बताया गया है, गट हेल्थ के बारे में भी नहीं बताया गया है, ये बीमारी को दिखाया गया है। एंटीबायोटिक के बारे में भी नहीं बताया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। ऐसी और भी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप सार्थक एजुकेटर चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।